मैंने बड़ी सादगी से तजवीज़ पेश की। तो इस सूरत में हमें सिर्फ फॉरेस्टर से फ़रार हासिल करना चाहिए। मुझे अंदेशा है कि इससे भी कुछ हासिल ना होगा। इसने बदस्तूर मुफक्कराना अंदाज में कहा। इस बार इसका लहजा कदरे गमनाक था। अगर वीनस को दुनिया फ़र्ज कर लिया जाए तो फॉरेस्टर इसका वो कदीम हरीफ है जिसे हम मौत के नाम से याद करते हैं। नहीं मेरे दोस्त, किसी भी सूरत में फ़रार मुमकिन नहीं है। अपने बेपाया जहानत पर एतमाद करके तुम्हें कोई तदबीर सोचनी चाहिए। मैंने कहा, हाँ, इसके सिवा कोई चाराकार भी नहीं है। वो गहरी सांस लेकर बोला, लाख जहानत से काम लिया जाए मगर नाकाबिले अबूर पहाड़ रास्ते में ज़रूर हायल होंगे। इस शहर का मिजाज और साख्त हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। मुगालता पैदा करने में इस शहर का जवाब नहीं। ये आइनों का शहर है। इसके कूचे व बाजार नहरें इमारतों को मुनक़िस करती हैं और खिड़कियाँ नहरों को। फासले सिरकते हैं और पेचो खम खाते हैं और आबो गुल आपस में मुदगम होते हैं। गोया वीनस अपने ऐबों की नुमाइश करता है और खूबियों को हज़ार पर्दों में मस्तूर करता है। वीनस जैसे शहर में वाक़यात और हालात की इस एतमाद से पेशगोई नहीं की जा सकती जिस एतमाद से लंदन या मिलान में यहाँ पर बहुत कुछ तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स ज़हूर पजीर होता है। वीनस के बारे में तुम्हारी मालूमात अफरोज़ बातें हवलनाक हद तक दिलचस्प हैं, मैंने तहसीन अमेज़ लहजे में कहा। इसके बावजूद तुम मशरूत तौर पर या किसी भी तरह पेश बीनी नहीं कर सकते कि यहाँ से निकलने की क्या तदबीर हो सकती है। ऐ मेरे अजीम और ज़हीनो फ़तीन एजेटेक्स, गैस्की ने सिगरेट का एक तवील कश लेकर कहा, तुम्हारे चेहरे से जाहिर होता है कि तुम अपनी बेमिसल जहानत को बरोए कार लाने का अज़म रखते हो। नहीं मेरी क्या मजाल, मैंने बड़े इनकसार से जवाब दिया। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि कर्न्यू फिस्की को यहाँ से किसी तरह सही सलामत निकाल कर ले जाऊँ। लेकिन यही तो मुश्किल काम है, गैस्की बोला। वीनस में जो चीज़ महफूज या सही सलामत नज़र आती है हकीकत में वो गैर महफूज होती है, और जो कुछ महफूज है वो इस हद तक नाकाबिले फ़हमो अदराक है कि क्या बताऊँ। इन नाउमीद हालात के बावजूद मैं किसी हद तक पुरुमीद हूँ। कल रात हम यहाँ से फ़रार होने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश महफूज भी होगी और सीधी सादी भी, लेकिन मशरूत तौर पर। तो फिर मुझे इससे आगाह करो, मैंने बेचैन सा होकर कहा। क्या तदबीर करोगे? चंद रोज़ कबल मेरा चचाजाद भाई फोत हो गया। इसे कल सान मेशल परमिस्टर में दफन किया जाएगा। इसके लहजे में फ़लसफियाना अंसराब अब तक मौजूद था। मैंने अस्वात में सर हिलाया। सान मेशल वीनस के शुमाल में एक मुस्ततील नुमा जजीरा है। इसकी तहजीदो तहफ़ीन बड़ी धूमधाम से होगी, गैस्की ने इसरार अमेज़ लहजे में कहा। और मैंने इस सिलसिले में इंतहाई काबिले एतमाद आदमियों की खिदमत हासिल की है। मेरा चचाजाद भाई रूम में ज़ेरे तालीम है, वहीं फ़ौत हो गया, लेकिन इसकी तदफीन वेनिस में होगी क्योंकि यहाँ हमारा ख़ानदानी कब्रिस्तान है। बहुत खूब, मैंने कहा, लेकिन मेरे और कर्न्यू फिस्की के सिलसिले में क्या इक़दामात करोगे? मैं तुम्हें जनाजे की कश्ती के ज़रिए इस मेट्रो में ट्रांसपोर्ट करने वाला हूँ। इसके बाद मैं तुम्हें एक फ़िशिंग बोट में लाद दूँगा जो सनोडी ट्रेसा जाएगी। जो ही तुम वहाँ पर पहुँचोगे इंतज़ामात आसान तर हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि तुम हमें लाश के साथ संदूक में बंद करके ट्रांसपोर्ट करोगे, मैंने सोचते हुए कहा। बेशक मेरा यही मंसूबा है, गैस्की ने जवाब दिया, लेकिन इस संदूक में तुम्हारे चचाजाद भाई की लाश का दम तो नहीं घुटेगा? मैंने तशवीश आमेज़ अंदाज में इस्तफसार किया। बिल्कुल नहीं, इसने जवाब दिया। वो खैर से रूम में ज़िंदा और सलामत है। वो बड़े जोश व खरोश से अपने इम्तिहानात की तैयारी कर रहा है। मैंने अपने ख़ानदान से इसकी फ़र्जी तजहीज़ व तकफ़ीन की इजाज़त ले ली है। काबिले तारीफ़ काम किया है तुमने, मैंने कहा। गैस्की ने हाथ के इशारे से मेरी तौसीफ़ी जुमले को रद्द करते हुए कहा, बज़ाहिर ये एक हकीरी स्कीम है, लेकिन इसका खातिर ख़्वाह नतीजा निकलेगा। लेकिन काश हमें इस पर अमल करने का मौका मिल जाए। क्यों नहीं मिलेगा, मैं बोला, क्योंकि ये स्कीम बहुत सादा और इंतहाई वाज़ेह है, इसने वजाहत की। ऐसे मंसूबे टोरंटो जैसे शहर में बहुत कामयाब साबित हो सकते हैं, लेकिन वीनस में इसका तारपोत बिखर जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है इसे आजमा लिया जाए, मैंने राय दी। बेशक हम इसे आजमाएंगे, गैस्की ने कहा और उठकर बड़ा पेशावराना अंदाज में बोला। तो मामला तय हो गया। कल तुम्हारी कर्न्यू फिस्की से मुलाकात होगी और तुम इसके हमरा क्वारिटर गरिमानी का रुख करोगे। तुम्हें वहाँ कैसीनो डेगलिस पार्टी के करीब एक गंडोला यानी कश्ती वाला अपना मुंतज़िर मिलेगा। वो तुम्हें साका डेलामजी कोरेडा में लंगरअंदाज जहाज़ कश्ती तक पहुँचा देगा। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसीनो को कैसे तलाश करोगे। क्या तुम मुसल्ले हो? कर्नल बेकर ने असले का जिक्र तक नहीं किया था, गालिबन इस खौफ से कि मैं दुश्मन से ज़्यादा अपने आप को नुकसान पहुंचाऊंगा।
लेकिन ये बात मैं गैस्की से नहीं कह सकता था। इसके बजाय मैंने नफ़ी में सर हिला दिया, धीरे से मुस्कुराया और अपने दोनों हाथ खोल कर इन्हें फ़ख्र आमेज निगाहों से देखने लगा। एजेंट एक्स के बेरहम हाथ। मेरा ख्याल है तुम गैर मुसल्ले ही होगे, गैस्की ने कहा। मुमकिन है तुम्हें कस्टम्स वाले धर लेते। बाहर कैफ मैं तुम्हें एक गन फराहम करता हूँ। इसने अपनी ब्रेस्ट पॉकेट में हाथ डाला और एक इंतहाई बदशक्ल और भारी भरकम ऑटोमेटिक रिवॉल्वर निकाला। इसने बड़े प्यार से रिवॉल्वर की थूथनी को थपथपाया और फिर मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने कदरे हिचकिचाते हुए रिवॉल्वर को कबूल कर लिया। बहुत खौफनाक था कमबख्त नाल पर मौजूद नकूश इस अमर के गमाज थे कि यह फ्रांस का बना हुआ #22 का ली चौसियो नामी रिवॉल्वर है। तुम्हारे बारे में फराहम करदा मालूमात से मुझे मालूम हुआ था कि तुम एक माहिर निशानाबाज हो और तुम्हें निहायत ख़तरनाक और दूर मार गन की ज़रूरत है। इतने मुख्तसर से नोटिस पर मैं यही रिवॉल्वर फराहम करने के काबिल हुआ हूँ, गैस्की ने कहा। इस रिवॉल्वर की नाल लंबी है। मैं समझता हूँ ये तुम्हारे लिए मौजू रहेगा, लेकिन मुझे सख्त अफसोस है कि मैं तुम्हारे मायार का आला और मोहलिक असला फराहम करने में कामयाब नहीं हो सका। कोई मुज़ायका नहीं, मैं इसी खिलौने से काम चला लूँगा, मैंने बड़ी बेनियाजी से कहा और दिल ही दिल में कर्नल बैकर को बुरी तरह कोसने लगा कि इसने एजेंट एक्स के बारे में क्या क्या अफसाना तराजियाँ की थी। जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है, मैं ऐसे ताकतवर हथियार को इस्तेमाल नहीं कर सकता, गैस्की ने कहा। फिर इसने किसियाना सा कहका लगाकर कहा, मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। इसने अपनी बेल्ट से एक और रिवॉल्वर निकाला। ये पुरानी तर्ज का एक मामूली और बेज़रर सा रिवॉल्वर था। ये मद्दे मुकाबिल को हिरासा करने के लिए काफ़ी है और इससे यही तवक्का भी की जा सकती है। मैंने इस बात पे सर हिलाया और वज़नी रिवॉल्वर अपनी जैकेट की जेब में डालने की कोशिश की, लेकिन वो जेब में ना समा सका। फिर आखिर मैंने इसे अपनी बेल्ट में अड़स लिया और दिल ही दिल में दुआ करने लगा कि कहीं ये इत्फाकिया तौर पर चल न जाए, मेरी तो टांग उड़ जाएगी। इस ख्याल से भी मेरी हालत गैर होने लगी। अगर किसी मरहले पर दुश्मन से फायरिंग का तबादला नागज़ीर हो गया तो सख्त मुश्किल में फंस जाऊंगा। कर्नल फिस्की से मेरी मुलाकात कहाँ पर होगी, मैंने पूछा। प्लाजो डोकेल के अकब में एक इमारत में, गैस्की ने जवाब दिया। वो तुम्हें ज़मीन दोज कैद खानों के पीछे पुराने मुर्दा खाने के करीब ज़ेरी गैलरियों में 5 बजे मिलेगा। मेरा जी चाहा कि कह दूं कि किसी अच्छी सी जगह पर मुलाकात क्यों नहीं हो सकती। ऐसी मनहूस जाए मुलाकात का तकर्रुर गैस्की की हमाकत का आयनादार था, लेकिन मैंने खामोश को तरजीह दी, क्योंकि किसी के जनाजे में शिरकत करने वालों की बिलाखिर कब्रिस्तान का दीदार करना पड़ता है। दूसरे रोज़ दोपहर को मैं वहाँ से निकलकर प्यासान मार्को की सिमत रवाना हो गया। मैं इस ताकतवर रिवॉल्वर से बुरी तरह खौफजदा हो गया था, लिहाजा मैंने गैस्की से कहा था कि इसका दस्ता बदस्तूर है, इसे अपने पास रखो और अपना नन्ना सा रिवॉल्वर मुझे दे दो। वो धोखा खा गया और अपना रिवॉल्वर मुझे दे दिया। आखिर मैं डोकेल जा पहुँचा। वहाँ मैं सियाहों की एक पार्टी में शामिल हो गया, जिनमें औरतें भी शामिल थी और इन सब के पास कैमरे थे। हमारा गाइड मुख्तलिफ महराब नुमा रायदारों से गुजर कर इन्हें वसीओ अरीज हॉल में ले गया। कुछ देर हम हॉल में घूमते रहे, फिर गाइड ने हमारी तहखाने में उतरने वाली संगी जीनों की तरफ रहनुमाई की। हम कभी ना ख़त्म होने वाली गैलरियों से गुजरने लगे। दीवारों पर लातादाद तस्वीरें आवेज़ा थी और गाइड इक्का दुक्का तस्वीरों के बारे में ख़ास बातें बताता जा रहा था। शाम के साए गहरे हो गए थे। गाइड हमें एक मंजिल और नीचे ले गया। हमारे नीचे से एक नहर गुजर रही थी और हम कैद खानों की तरफ बढ़ रहे थे। नीचे मरतूब सी फिजा थी, जैसे दलदल की बसांत फैली हुई हो। ये बू मेरे साथी सियाहों को बहुत खुशगवार मालूम हुई और वो लंबे लंबे सांस लेने लगे। आखिर हम कैद खानों के करीब पहुंच गए। हम सब सलाखों वाली छोटी छोटी खिड़कियों के रास्ते कोठरियों में झांकने लगे। दीवारों में कुंडों के जरिए भारी आहनी जंजीरें लटकी हुई थी। अब हम इस राहदारी के आखिरी सिरे पर पहुंच चुके थे, लेकिन कर्नल फिस्की की अब तक सूरत नहीं दिखाई दी थी। मुझ पर सरासीमगी सितारी होने लगी। हम इस्तवा खाना से गुजरकर ड्रिजेस के अजियतनाक खाने की तरफ बढ़ने लगे। यह हुकूमतगाह गुज़श्ता साल ही दरियाफ्त हुई थी और लोगों की तवज्जो ख़ास का मरकज़ थी। हम एक पेचदार तंग जीने से उतरकर इस जगह पहुँचे। इसके दरवाजे आहनी थे। पिस्ता छत वाला भद्दा और ड्राइना सा कमरा था, जिसकी छत में एक बल्ब रोशन था। चारों तरफ दीवारों पर अजियत रसानी के बेशुमार आलात आवेज़ा थे। जब गाइड ने काले की तरफ इशारा करके इसके बारे में बताना शुरू किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और जब वो एक इंतहाई ख़तरनाक आले के बारे में बड़े इन्हमाक से बता रहा था, कमरे में अचानक गहरी तारीकी छा गई। छत से आवेज़ा इकलौता बल्ब बुझ गया था। औरतें खौफ से चीख उठी और मर्द गुस्से से वाही तबाही बकने लगे थे।
गाइड ने सबको पुरसुकून रहने की तलकीन करते हुए कहा कि सब इसके साथ वापस राहदारी की तरफ चलें। मैं भी दूसरे लोगों के साथ साथ जीने की तरफ चलने लगा। यकायक एक मोटा और ताकतवर बाजू मेरे गले के गिर्द लिपट गया। इसके साथ ही कोई नुकीली चीज़ मेरे एक गुर्दे के मकाम पर जिस्म में उतरने लगी। खामोश रहो, मेरे कान में एक करख्त आवाज़ सिरसिराई, मुज़ाहमत मत करो। ऐसे मौके पर हर फन मौला किस्म के सीक्रेट एजेंट से कुछ इस किस्म के इक़दामात की तवक्का की जा सकती है कि वो पलक झपकने में हमलावर को खींच कर कंधे के ऊपर से ज़मीन पर दे मारे, या फिर फौरी तौर पर कोई ऐसी हरकत करे जिससे दुश्मन अपना जिस्मानी तवाज़न खो बैठे और फिर इसे अपने जिस्म में चाकू उतारने की मोहलत देने से पहले ही किराए के एक आध ज़रब से मफलूज करके रख दे। जी हाँ, अचानक हमलावर होने वाले दुश्मन से निमटने की थ्योरी पर किसी तरह अमल किया जा सकता है। इसके बरक्स मेरा अपना तवाज़न बिगड़ गया था। मैं सांस लेने की कोशिश कर रहा था और एक तेज़ धार चाकू का फल आध इंच तक मेरे पहलू में उतर चुका था। मैंने इस सूरत हाल के पेश नज़र मौके का इंतज़ार करना ही मुनासिब ख्याल किया। सयाह इस कमरे से निकल चुके थे और इस ड्रामे का जिम्मेदार गाइड को ठहरा रहे थे। मुझे पहला दरवाज़ा बंद होने की निस्बतन मदम आवाज़ मेरी समाज से टकराई और मेरे और मुझ पर छा जाने वाले हरीफ के सिवा अजियत गाह में कोई नहीं था। माहौल पर मर्ग आसास सपूत तारी हो गया। चंद मिनट गुजर गए, तब चिरचिराहट के साथ दरवाज़ा खुला और भारी कदमों की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। अब तुम इसे आज़ाद कर सकते हो। ऐन इसी लम्हे बल्ब रोशन हो गए। हैपो ने मेरी गर्दन छोड़ी और मेरे पहलू से चाकू हटा लिया। मेरे सामने मेरा पुराना बैली फॉरेस्टर खड़ा था। मिस्टर नाये, फॉरेस्टर मुझसे मुखातिब हुआ। मैंने पेशगोई की थी कि बहुत जल्द हमारे दरमियान फिर मुलाकात होगी, लेकिन इतनी जल्द होगी ये मेरे सानो गुमान में भी न था, और ऐसे मकाम पर होगी ये और भी हैरान कुन है। मेरे फौरी तौर पर कोई जवाब सुझाई न देना, चुनाचा मैं खामोश हो गया। फॉरेस्टर बोला, प्लाजो ठीक 5 बजे बंद हो चुका है। सयाहों की आखिरी टोली भी रुखसत हो रही है। दरवाज़ा बंद होने की वजह से यहाँ पैदा होने वाली कोई आवाज़ बाहर राहदारी में नहीं सुनाई देगी। गाइड और रात के चौकीदार की जेबें गर्म की जा चुकी हैं। बस मिस्टर नॉय, हमारे पास एक तवील और पुरअमन रात पड़ी है। मुदाखलत का नहीफ सा इम्कान भी नहीं। फॉरेस्टर, तुम शैतान के चेले हो और इससे भी बढ़कर अय्यार हो। मैंने कहा, मेरा जी चाहता है कि तुम्हारी इस सलाहियत का इतराफ़ कर ही लूँ। तुम्हारी नज़र इनायत है, फॉरेस्टर ने कहा। गरां न गुजरे तो क्या अब ये बताने की जहमत गवारा करोगे कि कर्नियो फिस्की को हम कहाँ पा सकते हैं? यही जानने का मैं खुद आरजुमंद हूँ कि वो कहाँ है। मैंने जवाब दिया, मुझसे कहा गया था कि इससे यही मुलाकात होगी, लेकिन वो यहाँ नहीं आया। तुम्हारी दूसरी मुलाकात का ठिकाना कौन सा है? दूसरी मुलाकात तय ही नहीं पाई थी। कर्नियो फिस्की कहाँ पर मुकीम है मालूम नहीं। फॉरेस्टर ने जोर से सर हिलाते हुए कहा, अब लेतो लाल से काम नहीं चलेगा। कर्नियो फिस्की को ढूंढ निकालने के लिए तुम्हारे पास खासा वक्त था। अगर वो तुम्हारे खैर मकदम के लिए यहाँ नहीं पहुँचा तो तुमने लाजमी तौर पर मुलाकात की कोई और जगह मुकर्रर की होगी। बताओ कौन सी है? मैंने बड़ी खुफगी से नफ़ी में सर को जुम्बश दी। ये बात मुझे पसंद नहीं मिस्टर नॉय, मान जाओ वरना मैं तशद्दुद पर मजबूर हो जाऊँगा। मैंने कर्नियो फिस्की के बारे में लाइल्मी का इजहार करने के लिए मुंह खोला ही था कि फॉरेस्टर बोल उठा, तुम खूब जानते हो और तुम मुझे बताओगे। फिर वो लम्हा भर के लिए मुतवक्कफ होकर बोला, चूँकि तुम पर मेरे शरीफाना रवैये का कोई असर नहीं हुआ, तुमने किसी तौर जुबान खोलना गवारा नहीं किया, इसलिए मेरे दोस्त डॉक्टर जॉनसन से मुज़ाकरात करो। फॉरेस्टर मुड़कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन ऐन इसी लम्हे मुझे अपने पीछे किसी की हरकत करने की आवाज़ सुनाई दी। मैं पलट कर देखने लगा कि मेरे सर के पिछले हिस्से पर किसी चीज़ की शदीद ज़रब लगी और मैं होशो हवास से बेगाना हो गया। मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक दहशतनाक फिल्म में अहम किरदार अंजाम देते पाया। मेरे हाथ सामने की जानिब हथकड़ियों में जकड़े हुए थे और हथकड़ियों से मुंसलिक मोटी फौलादी जंजीरें मेरी कमर के गिर्द लिपटी हुई थी, जिसका एक सिरा दीवार व नसब एक मजबूत कुंडे में बंधा हुआ था। मैंने उठकर अंदाज़ा लगाया कि जंजीर खासी लंबी है और मैं चंद कदम आगे पीछे दाएं बाएं हरकत कर सकता हूँ। मैंने बाएं जानिब झुककर हाथों से जैकेट के जेब को टटोला तो इंकशाफ हुआ कि गैस्की का रिवॉल्वर गायब हो चुका है। अगरचे मुझे इसके गायब होने का पहले ही से यकीन हो चुका था, फिर भी किसी न किसी तौर मुझे मायूसी हुई। मैंने हथकड़ियों का जायज़ा लिया। वो जदीद साख्त की थी और इंतहाई मजबूत जंजीर इतनी मोटी थी कि इससे एक बहरी जहाज़ को बआसानी खींचा जा सकता था। फौलादी कुंडा दीवार का जज्ब मालूम होता था। क्या आप इन जकड़ बंदों के बारे में मुतमईन हो गए? एक आवाज़ उभरी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
आवाज़ क्या थी? सांप की फनकार थी। मैंने पीछे देखा, मुझे लम्हा भर के लिए कुछ दिखाई न दिया। बिलाखिर मैंने नीचे की सिमत देखा। मैं डॉक्टर जॉनसन हूँ, इसने कहा। वो एक बोना था जिसका कद ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 फुट और सर जिस्म के मुनासबत से खासा बड़ा था। आंखें नीली और इन पर मोटे मोटे शीशों का चश्मा था। जिस्म पर गहरी रंग का बिजनेस सूट था जिस पर इसने रबड़ का एक एप्रन बांधा हुआ था। एक और आदमी दीवार से टेक लगाए बैठा था जिसका चेहरा साए में मुतगम होकर रह गया। पहले तो मैं समझा कि ये फोस्टर है जो तमाशा देखने आया है, लेकिन बाद में इंकशाफ हुआ कि वो हैपो है। आपके बारे में जो कुछ मिस्टर फोस्टर ने बताया, इससे मुझे पहला तासुर ये मिला कि आप ज़हीन इंसान हैं, और ज़हीन इंसान को अजियत पहुंचाने में जो लुत्फ़ मिलता है वो गबी इंसान को पहुंचाने से नहीं मिलता। मैं आपको इस महारत और नफासत से अजियत पहुंचाऊंगा कि आप अश कर उठेंगे। इसने दांत नकोस दिए। मेरी रीढ़ की हड्डी में खौफ की सर्द लहर दौड़ने लगी थी और मैं अपने आप को बराबर करवाने की कोशिश करने लगा कि मुझे अजियत हरगिज़ नहीं पहुंचाई जाएगी। लेकिन मुझे यकीन ही नहीं आता था। बोना बदस्तूर मुस्कुरा रहा था। मैंने कसम खाई कि मौका मिलते ही इनके दांतों पर दर्दनाक दंदान साजी करूंगा। बोने ने अपने मोटे और मुख्तसर हाथ मेरी जानिब बढ़ाते हुए बड़ी शाइस्तगी से कहना शुरू किया। आप हैरान हो रहे होंगे कि आखिर सब कुछ आपको बताने की क्या ज़रूरत है। यकीन कीजिए, ये बेसरोपा बातें नहीं देखिए। आप ज़हीन आदमी हैं। जब आपको शदीद अजियत मिलेगी तो आपकी अकल फौरी तौर पर आपको सब कुछ उगल देने पर मजबूर करेगी। वो मुसलसल बोलता रहा, लेकिन मैंने सुनना बंद कर दिया क्योंकि मेरा जहन बरक रफ्तारी से फ़रार की तदाबीर सोचने में मसरूफ़ हो गया था। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।